नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और ये वीकली शो जहां पे हम बहुत सारी खबरों और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं सुनील सर के साथ, और उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक या आने वाले कुछ समय में मार्केट किस तरह का डायरेक्शन ले सकता है। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट शुरू के 3 दिन में तो काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन थर्सडे से थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ और फ्राइडे को उसने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई ओवरऑल, और करेंसी भी रिकवर हुई। लेकिन अभी भी अगर आप 1 महीने का निफ्टी देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट सा है, या 1 हफ्ते का देखेंगे तो फ्लैट सा है। तो इसको क्या माना जाए कि क्या मार्केट कुछ स्टेबलाइज हो रहा है, या अभी भी वो कंसर्न जो बने हुए हैं टैरिफ को लेकर के या और अर्निंग्स को लेकर के वो सारे एज इट इज हैं? तो डायरेक्शंस क्या मिल रहा है? क्योंकि पिछले 3 दिनों में यानी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एफआईज ने खरीदारी की है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, इसी पे बातचीत करने वाले हैं हम। तो 3 क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं जो हम सुनील सर के साथ डिस्कस करेंगे कि वो 3 सवाल क्या है मार्केट में। पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है, जो आप लोग भी सोच रहे होंगे, कि क्या मार्केट अब कोई साइन ऐसे दिखा रहा है जहां पे स्टेबलाइज होगा, और लास्ट वीक में इसके साइंस दिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि क्या ऐसे कोई इंडिकेशंस मिल रहे हैं जहां पे मिड और स्मॉल कैप में इंप्रूवमेंट या बाइंग दिखे। खासतौर पे फ्राइडे को मुझे ब्रॉडर मार्केट में एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। और तीसरा क्वेश्चन है जो सुनील सर का फेवरेट था, आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में पिछले 6 महीने में आपने अगर सुनील सर की सुनी होगी तो पैसा पक्का बनाया होगा। तो यहां से भी आगे क्या उसमें अभी निवेश का केस बनता है, इसी पे हम सब बातचीत करने वाले हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सर, आईटी पे तो हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो आपके 2 सेक्टर है सर, दोनों इस साल के टॉप सेक्टर है, आईटी एंड पीएसयू बैंक। रेगुलरली उसमें आप तेजी देख रहे हैं और पूरे साल उनमें अच्छी तेजी बनी। तो ये जो 3 सवाल हैं सर मेरे, इसको आप हमें एड्रेस करिए। बिल्कुल नीरज जी। तो आपने पूछा कि मार्केट कुछ साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन फ्रॉम लास्ट वीक। मैं लास्ट वीक की बात नहीं करूँगा, मार्केट की ओवरऑल एक डायरेक्शन हम देखने की कोशिश करें कि यहाँ स्टेबलाइजेशन की ओर जारी है। तो उसमें पहला स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक की फ्लोस जो आपने डाला है, तो क्लियरली बीच हफ्ते से एफआईज की सेलिंग प्रेशर घट के बाइंग में थोड़ी नेट फ्लोस बढ़ रही है, राइट। ये बहुत छोटे आंकड़े हैं, एफआई के टोटल गिनती में कुछ नहीं होगा, मगर सेलिंग का कम होना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्यों है ये, हमको इसको समझने की कोशिश करते हैं। और डीआईएस का तो जारी रहता है, मगर एक खास बात मैं पॉइंट आउट करूंगा यहाँ पर कि डीआईएस की भी लास्ट 2 डेज में बाइंग और भी बढ़ गई, राइट। वो ट्रेंड को देखेंगे आप तो दिसंबर 18 तो ऑब्वियसली उसको एड्रेस कर लेते हैं कि 18 और 19 को क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन डेटा यूएस का घट के आया था। 3.1 की एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में 2.7 के करीब नीचे आया था। तो नेचुरली मार्केट उधर बहुत डेटा सेंसिटिव है और उनको लगा कि इससे फेड का और एक रेट कट आ जाएगा, और ये इमर्जिंग मार्केट फ्लोस और डीआईएस भी उसी खबर को पढ़ते हैं, तो उन्होंने शायद थोड़ा अपना बाइंग बढ़ा दिया उस 2 दिन में। तो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, वो मेनली एक एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, यूएस इन्फ्लेशन की घटने के कारण मैं मानता हूं हुआ है। इस वीक का जो स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या और ये स्टेबलाइज रहेगा, उसके लिए थोड़ी पीछे जाके हमें ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। तो अगर अगले स्लाइड में आए हम, तो मैंने 3 महीने का आपको एफआई और डीआई का ट्रैक दिखाया है, और ये 3 महीने मुख्य 3 महीने हैं क्योंकि ये कोइंसाइड होते हैं अर्निंग सीजन से। Q2 के अर्निंग सीजन अक्टूबर 10 से शुरू होते हैं और नवंबर एंड तक खत्म हो जाते हैं, राइट। तो टिपिकल बिहेवियर इसका, डीआईएस का मैं पहले एड्रेस करूंगा, फिर एफआईएस के बारे में आते हैं। तो डीआईएस की बात करें तो देखिए, अक्टूबर में 10 तारीख से लेकर भयंकर खरीदारी, 1 लाख करोड़ की खरीदारी, राइट। तो ये क्या मीनिंग देती है कि अर्निंग सीजन का उनका आउटलुक अच्छा लगा, मगर शायद वो थोड़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जीएसटी कट की अनाउंसमेंट से, जो कि सितंबर 22 को कट हुआ था। तो इसीलिए उस क्या एक कहते हैं माहौल बन गया था कि अब ये सब चंगा सी। तो उसके कारण डीआईएस ने जल्दी से ऑटो सेक्टर और कंज्यूमशन के कुछ सेक्टर उसमें जम के पैसा लगाया, और वही एक
ज्यादातर कैश उसके हाथ में जो था उसको डाल दिया, और फिर नवंबर आया तो आधा हो गया, 1 लाख करोड़ का बन गया 45,000 करोड़, और फिर डीआई को दिसंबर में देखे 36,000 अप टू मंथ एंड मे बी वापस 45 के लेवल पे आएगा। तो ये क्लासिक डीआई एक्शन होता है कि अर्निंग सीजन के बिगनिंग में, अब अर्निंग सीजन अच्छी नहीं चल रही हो तो डिले करते हैं, पर इस बार अर्निंग सीजन के बिगनिंग में एक रुझान था जीएसटी कट का इम्पोर्टेंट, और हर अर्निंग सीजन में बता रहे थे कि हमारी सेल्स बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, तो नेचुरली एक अलोकेशन उधर हो गया था। ये डीआई की पाएंगे, और अगले साइड में आके वापस इसमें एफआई के लिए आएंगे। अगले साइड में मैंने डीआई का ये बात आपको कैश होल्डिंग से दिखाया, नेचुरली मंथ एंड में आती है कैश बैलेंस। सो अक्टूबर एंड और नवंबर एंड में देखिए, मैं नीचे है इंडस्ट्री टोटल 2.4 2.3 यानी 98% ऑफ कैश डिप्लॉय कर दिया, यानी 2.3% इंडस्ट्री का कैश लेवल था, यानी अक्टूबर एंड तक उन्होंने डाल दिया, और जो भी पैसा उनको अक्टूबर और नवंबर में आया उसको भी पूरा डाल दिया मार्केट में। राइट। अब दिसंबर में क्या हुआ, क्योंकि नवंबर के फ्लोज थोड़ी अच्छी दिखे ना हमें, करीबन मैंने देखा कि 20% की राइज थी मंथ ऑन मंथ एम्फी के डेटा के माउथ में, तो उधर उनको एडिशनल कैश मिला, तो दिसंबर में भी थोड़ी खरीदारी की। मगर सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में जनरली एक्सेप्ट दोस लास्ट 2 डेज में ये रेट कट के कारण कुछ हुआ तो उन्होंने खरीदारी की, अदरवाइज ये सेकेंड हाफ में थोड़ा ठंडा होगा। तो डीआईएस के आउटलुक फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स टिल जनवरी 10th, ओके, क्योंकि नई अर्निंग सीजन की शुरुआत से वो कॉल्स लेंगे बेस्ड ऑन द अर्निंग्स आउटलुक। क्योंकि इस बार क्या है कि तब तो उन्होंने जोश में डाल दिया पैसा अक्टूबर में, मगर क्या ऑटो कंपनियों ने ज्यादा प्राइस कट ओवर एंड अबव जीएसटी कट करके अपना सेल्स को बढ़ाया कि नहीं, ये अर्निंग से ही पता लगेगा। तो जनवरी में थोड़ी सावधानी रखेंगे, देखेंगे कुछ सेक्टर्स जो अच्छे बड़े थे पिछले क्वार्टर में, थोड़ा सावधान रहेंगे, और फिर 1 फरवरी को बजट है, तो 15 जनवरी टू 1 फरवरी ज्यादा कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बजट से क्या डायरेक्शन मिल रहा है उसके लिए भी थोड़ी फायर पावर रखने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म डीआईएस का आउटलुक थोड़ा मीडियम होगा, और फरवरी में बजट के बाद जब तक कुछ खास 30% अर्निंग्स भी आ चुकी होगी फरवरी फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद फरवरी में वो सेक्टरल बाइंग करेंगे बेस्ड ऑन कहां पे आउटलुक अच्छी दिखती है। ये डीआई की ओर से मैंने बात कर दी। अब वापस उस स्लाइड में जाएंगे और एफआई की ओर ध्यान देंगे। अब क्या देखा हमने, एफआई ने भयंकर बिकवाली करी अक्टूबर में। राइट। अब सोचेंगे अरे अर्निंग सीजन की आउटलुक पॉजिटिव थी, डीआईएस खरीद रहे थे तो एफआईएस क्यों बेच रहे थे, उनका क्या अलग इंडिया दिखा क्या उनको? यस। जम के खरीदारी की उन्होंने, जम के बिकवाली करी, राइट। बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि उनका क्या था, अरे जीएसटी कट कर दिया तो फिस्कल सिचुएशन का क्या होगा भाई? यस। इंडिया का रिस्क का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट ने एक उल्टा चालान लगा दिया जिससे कि वो जीएसटी से बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना इनकम को? तो एफआईएस की आउटलुक डिफरेंट होती है, वो इंडिया का रिस्क को देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बूस्ट करने के लिए कुछ कर दिया, मगर इंडिया एज ए रिस्क शायद उनके मन में बढ़ गया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, क्या वो प्रॉमिस्ड फिस्कल डेफिसिट पे रहेंगे कि नहीं, उनके मन में एक डाउट पैदा हो गई। तो थोड़ा उन्होंने उस अनाउंसमेंट जीएसटी, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत नाराज थे और लोग सोच रहे थे यानी जीएसटी का इतना कट है, जीडीपी ग्रोथ इतना पॉजिटिव है, एफआईएस क्यों बेच रहा है? तो आंसर ये होता है कि उनको शायद रिस्क, और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक्चुअल सेल्स अच्छी आई अक्टूबर में, और उतना भी जीएसटी के जो नंबर्स आए थे जी अपना मंथ ऑन मंथ कलेक्शन वो भी ठीक ठाक थे, तो उन्होंने भयंकर बिकवाली कम करवा दी नवंबर में ही। करेक्ट। 85,000 टू 20,000 नेगेटिव, और अगले महीने भी 18,000। तो ये क्लियरली एक सोच में एक डिफरेंस दिख रहा है एफआईएस की, कि इंडिया की ओर पॉजिटिव ना ही सही, उनका लेवल ऑफ नेगेटिविटी कम हो रहा है। बिल्कुल सही, ये साफ है। तो इसका कारण क्या होता है ये जानने के लिए, क्योंकि अगर हम जाएंगे अब और एक स्लाइड के ऊपर, वो है पी रेशियोज ऑफ कंट्रीज।
अब ये मैं बहुत सारे कंट्री है तो इंटर कंट्री में बता नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारा इमर्जिंग मार्केट के अगेंस्ट महंगाई है वो तो पता है, मगर यहां पर मैं अपना ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है। तीसरा लाइन में इंडिया है, पहला लाइन में न्यूजीलैंड है, सेकेंड लाइन में अमेरिका है, तीसरा में इंडिया है। और इंडिया में देखिए करंट पी रेशियो जो है 24.58, ये निफ्टी का होता है, लार्ज कैप का होता है, राइट। और उसमें 5 ईयर एवरेज, 10 ईयर एवरेज, 20 ईयर एवरेज देखिए, तो 20 ईयर एवरेज 17.9 है, तो हम उसके कंपैरिजन में बहुत महंगे हैं। और 10 ईयर एवरेज भी 20.5 है, उसके खिलाफ भी हम महंगे हैं। खाली 5 ईयर एवरेज में हम थोड़े अपने 5 ईयर एवरेज के करीब में है। तो इंडिया में एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बेसिस पे कैपिटल फ्लो आने के लिए अभी वक्त है। हमारी वैल्यूएशन अभी भी महंगी दिखते हैं। ओनली वे ये वैल्यूएशन की जस्टिफिकेशन होगी जब ग्रोथ के नंबर अच्छे आएंगे। और ये ग्रोथ हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया, ये रियल जीडीपी का ग्रोथ नहीं है, ये नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ है। नॉमिनल जीडीपी चाहिए, जो रीइन्फ्लेशन की कोशिश आरबीआई और गवर्नमेंट घुस के कर रहे हैं, और आरबीआई की प्रोजेक्शन दिखा रही है कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन वापस 4 के ऊपर जाने की उम्मीद, 4.1 मेरे को याद करेक्ट है। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि Q1 ऑफ FY 26-27 में इन्फ्लेशन शुड बी एट 4। अगर वो होती है ना तो वो सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि रियल जीडीपी के साथ वो इन्फ्लेशन जुड़ा देंगे तो 10% नॉमिनल जीडीपी आसानी से पार कर देगा। करेक्ट, तो वो आना जरूरी है। सो लॉन्ग टर्म एफआईएस की अप्रोच के लिए आपको, और एक्टिव एफआईएस की मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म एक्टिव एफआईएस के लिए एज अ वैल्यूएशन इंडिया का ग्रोथ आके इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, राइट। क्योंकि हम सस्ते नहीं होंगे, क्यों? डीआई बाइंग हमें गिरने नहीं दे रहे हैं, वो आपने देख लिया, राइट। हम सस्ते नहीं होंगे मगर एटलीस्ट ग्रोथ आके उसको जस्टिफाई कर सकता है, राइट। तो अब ये है लॉन्ग टर्म एफआईएस के लिए वो ग्रोथ की नंबर, तो अर्निंग सीजन में ईपीएस ग्रोथ का नंबर देखेंगे, वो फिर बजट को भी इवैल्यूएट करेंगे, राइट। और उस हिसाब से वो अपना 26 का उनका एक इंडिया का आउटलुक बनाएंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। तो मेरे को कोई जल्दी से लॉन्ग टर्म एफआईएस की वापसी नहीं दिख रही है। जब ये अर्निंग सीजन का डेटा, बजट, ये सब को डाइजेस्ट करके फिर वो कॉल लेंगे, राइट। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, अगर आपको याद रहे कि जो बात हुई है इन टर्म्स ऑफ थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को नेट फ्लोस की एक पॉजिटिविटी, उसका कारण इज नॉट बिकॉज देयर हैव बीन मोर बायर्स, इट इज बिकॉज देयर हैव बीन लेस सेलर्स। ओके, क्योंकि ये छुट्टियों का मौसम है। ओके, तो छुट्टियों का मौसम है, तो जिन्होंने जो भी करना है कर दिया। अब एक्शंस ज्यादा नहीं है उनकी तरफ से। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में ये हर साल होता है कि वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं है ना। तो प्रॉफिट तो बना नहीं इंडिया में कि प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि कैसे करेंगे? एक साल अपने निफ्टी का रिटर्न क्या देखा, 8% देखा, 8%, और एक साल डिप्रिसिएशन, रुपी डिप्रिसिएशन था 7%। तो पैसे नहीं बना, स्टॉक मार्केट से बना वो करेंसी से हाथ से छूट गया। तो इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना, इसलिए सेलिंग प्रेशर इंडिया में कम हुई है दिसंबर में, छुट्टियों में जाने की वजह। तो वो एक वजह है कि आपको वो पॉजिटिव दिखी है। अगले हफ्ते में शायद ये ऐसी कंटिन्यू होने की एक आशा है। मगर ये सब के अलावा आपने देखा कि अक्टूबर के बाद भयंकर बिकवाली कम हुई है, 85,000 to 20,000 to 18,000, राइट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज शॉर्ट टर्म एफआईएस जो होते हैं, राइट, वो एक अलग, आज मैं नई एक सोच के बारे में जानकारी देने वाला। लास्ट टाइम हमने ट्रेनर रेशियो की बात की, इस बात में बताने को कि वो थोड़ी लॉन्गर टर्म एफआईएस की सोच होती है। शॉर्ट टर्म में एफआईएस क्या ट्रैक करते हैं, उसका नाम है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो है विक्स। अब वॉलेटिलिटी शब्द तो सबको पता है, उतल पुतल, राइट। अब क्या इसमें दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम जनवरी है, लास्ट कॉलम दिसंबर है।
तो बीच में जो एक स्पाइक दिख रहा है वो हमें मई में क्या हुआ था, इंडो पाक वॉर। यस, तो उसको हटा दे, उस मंथ की वॉलेटिलिटी में स्पाइक हुआ था बिकॉज ऑफ द वॉर। बट अदरवाइज आप देखेंगे फ्रॉम जनवरी टू नाउ इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर रहा है। करेक्ट। और उधर गौर से देखेंगे नंबर, तो जनवरी में था 16.5 to 17 और अब दिसंबर की नंबर है बिलो 10। बिलो 10, यस। तो ये इंडिया का वॉलेटिलिटी कम हुआ है। अब ये क्यों हुआ है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अब मैं बताता हूँ। तो पहली चीज है कि ये लो विक्स की ट्रैजेक्टरी ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में ही ये इक्विटी ओवरवेट को सपोर्ट करती है, राइट। क्योंकि हेजिंग कॉस्ट कम हो जाता है। देखिए, कोई भी एफआईआई एक रिस्की मार्केट में पैसा डालता है तो थोड़ा बहुत उसकी सोच होती है कि क्या मैं गलत साबित हूं, उससे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे इंश्योरेंस की तरह, तो उसको काउंटर हेज करते हैं। और तो वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो उतना ज्यादा उसको हेज करने की जरूरत पड़ती है, जितना हायर वॉलेटिलिटी उतना ज्यादा वो हेज करते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो उनकी हेजिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो नेचुरली वो फेवरेबल होता है। तो इसलिए मैंने नीचे क्लियरली डिस्क्राइब किया कि सस्टेन्ड लो विक्स बिलो 10 सिग्नल करती है एक बुलिश सेंटिमेंट एंड नियर टर्म वॉलेटिलिटी का कम होना। सेकेंड, हिस्टोरिकली ऐसी स्थिति में ग्रेजुअली निफ्टी की बढ़त हुई है उसके बाद, ये पॉजिटिव सिग्नल है, राइट। सेकेंड, थर्ड, मगर ज्यादा रिकवरी निफ्टी में होने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर वॉलेटिलिटी कम है तो हेजिंग भी कम कर रहे हैं ना, तो शार्प रैली नहीं हो सकती है। यस, वॉलेटिलिटी नहीं। शॉर्ट स्क्वीज याद है हमको, एसआईएफ के बारे में हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट स्क्वीज। तो जब कोई शॉर्ट करता है तो वो स्क्वीजिंग, तो अगर वॉलेटिलिटी कम है तो शॉर्टिंग की मौके भी कम है, तो शॉर्ट स्क्वीज के कारण एक ज्यादा बढ़त भी नहीं आती है। तो आउटलुक यह है कि ग्रेजुअल निफ्टी की बढ़त हो सकती है, मगर नॉट अ वेरी शार्प अपटिक इन द शॉर्ट टर्म साइड ऑफ द ईयर, राइट। और ओवरऑल लास्ट लाइन वो वही मैं सेम थिंग मैं कह रहा हूं कि इक्विटी ओवरवेट सपोर्ट करती है, मगर टेल रिस्क अगर एकदम नेगेटिव कुछ आ गए उसके लिए थोड़ी ऑप्शन खरीदना। तो ये लो इंडिया का विक्स जो साल से आ रहा था वो एक फैक्टर है एफआईआई की सेलिंग में कम होना, और एक हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज होना। तो ये विक्स एक ट्रैक है, तो शॉर्ट टर्म एफआईआई बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैक करते हैं, और वो खबर अच्छी है फॉर दोज हु आर मॉडरेट प्लेयर्स, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, ज्यादा वॉलेटिलिटी चाहेंगे, चाहे वो अपना खिलवाड़ कर सके, राइट। सो दिस इज नॉट टाइम फॉर द बाइंग का रिस्क टेकर, बिकॉज रिवॉर्ड विल नॉट फेवर द रिस्क। बट एक मॉडरेट स्टे इन्वेस्टेड की तरह इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी कम है और एक डिसेंट मॉडेस्ट राइज इन द निफ्टी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं ड्यू टू एफआईआई एक्शन। तो ये आपका, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट 30 डेज में एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी क्या है उसको इंडेक्स ऑप्शन प्राइस से डिराइव करते हैं। क्या करते हैं, नियर टर्म और नेक्स्ट मंथ, आउट ऑफ द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल, ये सबको मिलाकर एक नंबर उठाते हैं। करेक्ट। सो एक शॉर्ट नियर टर्म और फिर एक 1 मंथ आउट, उसमें दोनों लेते हैं, पुट का आउट ऑफ द मनी भी लेते हैं, कॉल का भी आउट ऑफ द मनी, यानी एक्सचेंज का लेकर सबका एक प्रोपोर्शन डालकर मिक्स करके बोलते हैं। तो अब ये बिलो 10 आना क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द मनी के लिए तो प्रीमियम जो होता है वो घट गई है, राइट। सो पहले सवाल का जवाब ये है कि मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा, नंबर सजेस्ट कर रहे हैं एफआईआई की, चाहे सेलिंग हो, कैश फ्लो पूरा लगा दिया है म्यूचुअल फंड ने, और इंडेक्स पे भी आपको वो दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी हो रही, लेकिन चैलेंज ये है कि वैल्यूएशन अभी भी उतने सस्ते नहीं है, और ये सस्ते तब होंगे जो हमारी Q3 की अर्निंग बेटर हो विद ग्रोथ, तो वो हमारे लिए एक पिन पॉइंट होगा। अब दूसरा सवाल ये था सर कि क्या मिड और स्मॉल कैप जो हमारे हैं उसमें कुछ दिख रहा है, क्या बढ़त बढ़त होती हुई या कुछ संभलते हुए दिख रहे हैं? वो वही देखेंगे। तो इसमें मैंने पहले 1 साल का रिटर्न दिखे और मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है निफ्टी का 1 साल का रिटर्न, हाउ मच इज दैट, 9.4,
8.9, राइट, 8 to 8.4, 9%, राइट। या और मिड कैप 100 का है 5%। 3%, हाँ, 3 मिड क्या कैप 3 है? हाँ ठीक है, 3%, 3। और स्मॉल कैप का था -9%। माइनस। तो ये एक साल की रिटर्न की बात है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि, और एक साल में क्या हुआ, मैं आपको जस्ट याद दिलवा दूं, $18 बिलियन से ज्यादा एफआईएस की सेलिंग, 40 बिलियन डॉलर एफआईडीआई बाइंग, यानी 2 गुने से ज्यादा डीआई ने खरीदारी की। तो क्या दिख रहा है, उस पैसे से डीआई ने लार्ज कैप खरीदा, ये सिंपल दिख रहा है एकदम कि लार्ज और कैप खरीदा और उन्होंने स्मॉल कैप नहीं खरीदा। तो डीआईएस ने ही डिसाइड किया कि एक साल में ये रिटर्न। अब 6 महीने की रिटर्न में देखें यस, तो आप पढ़िए नीरज जी, निफ्टी का क्या हुआ 6 महीने में? 4.73% पॉजिटिव है निफ्टी का, मिड कैप का 5.51 देखिए, पॉजिटिव फंड है मैनेजर मिड कैप, धीरे धीरे मिड कैप खरीद रहे हैं, और स्मॉल कैप का अब वो -9 से आकर ओनली 3%। तो ये बदलाव दिख रहा है आपको 6 महीने। अब आते हैं 1 महीने में। यस, वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखिए 1 महीने में अब रीड कीजिए नंबर को। निफ्टी 0.3% माइनस में, हाँ, मिड कैप ओनली 1% माइनस में, और स्मॉल कैप 3% माइनस में। तो ये क्या आपको बता रहा है कि ओवर द पीरियड इसका कोरिलेशन एक्चुअली एक कॉन्ट्रा चीज से होती है कि एफआईआई की सेलिंग जब होती है तो डीआईएस ने उसको लार्ज कैप को खरीदा, जब एफआईएस की बाइंग होती है तब डीआईएस उस लार्ज कैप को उसको बेचकर स्मॉल एंड मिड कैप को खरीदते हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली डीआईएस ही आजकल डिसाइड कर रहे हैं मार्केट के आउटलुक, बिकॉज एफआईएस का तो एक लिमिटेड 100 से 150 स्टॉक में एक्सपोजर होता है ज्यादातर, राइट। मगर डीआईएस के पास पूरी मार्केट खुला रहती है, मगर जब एफआईएस बेच रहे हैं तो पूरा इकट्ठा करके वो लार्ज कैप को खरीदते हैं, क्योंकि 2 कारण है इसके। एक, वो लार्ज कैप गिर गए तो वैल्यूएशन उनका थोड़ा रीजनेबल हो रहा है, उसके लिए उसको खरीदते। सेकंड, उनको पता है कि एक ना एक दिन एफआईएस वापस आएंगे, तब यही लार्ज कैप को खरीदेंगे तो उधर प्रॉफिट से वो बेच सकते हैं वापस। 2, और 3 ये है कि जब उनको मौका मिलेगा मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने के लिए, जब अर्निंग्स जस्टिफाई करती है, वो फिर लार्ज कैप को बिलो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बेचकर वही मिड कैप को खरीद सकती है, नहीं तो कैश को बढ़ाना पड़ता है। तो लार्ज कैप इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश, फॉर द डीएस। तो अगर आप पूछे कि अब मिड एंड स्मॉल कैप का वक्त क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द एफआईआई बिहेवियर। तो जब एफआईआई की वापसी होगी तब आपको मिड एंड स्मॉल कैप की बढ़त होगी, बिकॉज डीआईएस तभी लार्ज कैप को उस पर बेचकर मिड एंड स्मॉल कैप को। तो वही है मतलब बात। एक तरह से तो ये हो गया कि मिड कैप भी बेचारे एफआई के भरोसे है, लार्ज कैप तो है ही है, मिड और स्मॉल भी एफआई के भरोसे ही, जब वो आएंगे खरीदेंगे तो हम इधर। तो ये भी एक अर्निंग सीजन की बात फिर हुई, बिकॉज अर्निंग सीजन में आपको मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स की आउटलुक साफ सामने आएगी, और उसी बेसिस पे एफआईएस की वापसी भी आएगी। तो मेरे ख्याल में, और बजट का भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बजट की जो एक्शंस होती है वो लार्जली मिड एंड स्मॉल कैप में इंपैक्ट करती है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाली सेक्टर, वैसे वाली बात। तो मैं कहूंगा कि टिल बजट, तो फरवरी 3-4 फर्स्ट को बजट आती है, तो फरवरी 3 या 4 तक ले लेंगे टू स्टडी द इम्प्लीकेशंस। तो मंथ ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक इधर उधर जाएगा मार्केट, और क्लैरिटी आपको उस फरवरी फर्स्ट वीक से आपको दिखेगी इन टर्म्स ऑफ कौन सी सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस रही, कौन सी इसकी रही, एफआईएस की वापसी होगी, इंडिया की फिस्कल डेफिसिट की क्या सिचुएशन आई, प्रोजेक्टेड ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, ये सब चीज। बट सो बजट बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि ये जीएसटी कट का इम्पैक्ट और ये सब पूरी उसकी एक इम्पैक्ट आपको सामने दिखेगी। तो मेरा मानना है कि यस, मिड एंड स्मॉल कैप, मैं मानता हूं कि इस साल क्योंकि एफआई की ओवरऑल भयंकर सेलिंग रही है, इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप पे प्रेशर ज्यादा था। अगले साल मेरी उम्मीद है कि ये रिपीट नहीं होगी, और इसके ऊपर जो गाजर हलवा के साथ वनीला आइसक्रीम जो है वो है ट्रेड डील। हाँ सर, वो वनीला आइसक्रीम तो आ ही नहीं रही है,
गुलाब जामुन रबड़ी कैसे खाएं साथ में मिला के। तो वो वेट, इसीलिए उसकी अभी मैं बात नहीं उठाई मैंने, कोई वो एक हवा क्लाउड की तरह ऊपर है वो कब हाँ कब क्यों और कहा क्या होगा उस ट्रेड डील का, वो छोड़ देते हैं अब के लिए। वो एक ओवर एंड अबव है, मैं उसके अलावा मैंने एनालिसिस का एक फोकस रखा है, राइट। तो अब अभी बात तो है, अमेरिका वाले किसी और चीज में उलझे हुए हैं, अभी तो ट्रेड डील पे उनका दिमाग भी नहीं है, अभी वो कुछ और निपटाने पे लगे हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो है वो आईटी के है, यस, आईटी में एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत पिटाई हुई, जिसकी बहुत बुरी खबरें आई, एआई सब हुआ। लेकिन सुनील सर ने साल भर पहले आप मान लीजिए कि ये सजेस्ट किया था, जब से हमने शो शुरू किया तब से सर का ये मानना था कि आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करिए, लंबे समय के लिए पैसा बनेगा। तो टिल डेट पैसा बना, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो जिसने भी सुन के लगाया उसने तो बहुत पैसा बनाया। अब मेरा सवाल है कि क्या अब भी लगाऊं क्या? तो पहले पहले तो प्रूव करते हैं कि पैसा बना कैसे, उसके बाद प्रूव करेंगे कि क्या अभी भी लगाएं। तो ये है सर 1 साल का रिटर्न, एक साल का है आईटी का -14%। ओके, अब 6 महीने में आई है, 6 महीने हुआ +0.7%, +0.7%, पूरा का पूरा नेगेटिव रिटर्न वाइप आउट हुआ। और 1 महीने में देखे 4.5% पॉजिटिव, एब्सोल्युटली। तो अगर सर वहां से जोड़े हैं ना, हम तो यहां से लेंगे 13% से 4% पॉजिटिव, यानी 17% की तेजी आईटी इंडेक्स में हमने देखी टिल डेट। यस, तो पैसे बने लोगों के। यस, पैसे बने। और अब आउटलुक देखें तो 2-3 मैं चीज पॉइंट आउट करूंगा कि एक है कि एफआई की वापसी से आईटी का रुझान बढ़ता है, क्योंकि पैसिव इंडेक्स की जो इलेक्शन होती है उसमें 11% आईटी को मिलता है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आईटी इंडेक्स का शेयर होता है वही। सेकंड होती है कि यूएस में रेट कट होता है तो आईटी के लिए पॉजिटिव बनता है, क्योंकि उधर भी माहौल एक लिक्विडिटी और ग्रोथ की माहौल, ग्रोथ को सपोर्ट करने के माहौल में बदलती है, वो दूसरी बात। तीसरी बात है, मैं टैक्टिकल बात करूं कि टैक्टिकल बात क्या है इस अर्निंग सीजन में। क्यू ऑन क्यू या वाई ओ वाई सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगी आईटी। कारण बताऊं मैं, सिंपल सी बात है कि आईटी का रिटर्न इंडियन मार्केट में रुपीस में होता है। एक साल में रुपी का 7% का डिप्रिसिएशन हुआ है। तो जो भी उन्होंने डॉलर में कमाई की है उसका 7% जुड़वा दीजिए इंडियन ईपीएस ग्रोथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स नेचुरली कुछ एनालिस्ट ने ये ऑलरेडी फैक्टर करके देख लिया होगा कि इन्फोसिस की इतनी डॉलर अर्निंग्स होती है, इतनी डिप्रिसिएशन होती है, वो इतना हेड्ज करते हैं तो इतना बाकी है करके वो कर नाम नंबर्स करेंगे। बट फिर भी आउटलुक आप देखेंगे, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आईटी हाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट रिटर्न्स इस अर्निंग सीजन में दिखा सकती है। और जनवरी 10 को दिग्गज आईटी नॉर्मली फर्स्ट लॉन्च करते हैं, तो होल मार्केट का रुझान भी वो बदल सकते हैं। बिकॉज अगर एक टीसीएस, इन्फोसिस ऐसे उन्होंने बता दिया उनकी रुपी अर्निंग्स डबल डिजिट, तो नेचुरली वो एक रिटेल निवेशक यहां दौड़ दौड़ के जाके खरीदना लगेगा। करेक्ट। सो एक्चुअल ये 7% डिप्रिसिएशन का डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन रुपी ईपीएस आप पूरे आईटी सेक्टर में देख सकते हैं। बिल्कुल। वो तो अभी भी लगा पैसा इसमें, लोगों को अभी भी डालना चाहिए पैसा आईटी में। बिल्कुल, बिकॉज अभी भी वो 1 साल का रिटर्न आपको, जब तक 1 साल का रिटर्न पॉजिटिव नहीं बनता है करेक्ट, तब तक आपको मौका है मेरे ख्याल में। यस, मुझे ध्यान है सर, हम लोगों ने जब निफ्टी आईटी इंडेक्स निफ्टी के अगेंस्ट 11% नेगेटिव चल रहा था, और उस टाइम में यस यू आर राइट अगेंस्ट आईटी, और उस टाइम में निफ्टी का रिटर्न भी 9-10% था। तो एक्चुअली 20% डाउन था आईटी इंडेक्स। हाँ, तो वो 20% से वो 14% 1 ईयर का इंप्रूव हुआ है, -20 टू -14 वही आपको रिटर्न दिलवाया है। तो ये -14 का और भी 1 ईयर रिटर्न को ही ट्रैक करेंगे। तो जब तक ये 1 ईयर रिटर्न फ्लैट नहीं होता है, आपको आईटी में खरीदने का मौका है।
एब्सोल्युटली। तो ये तो थी आईटी की बहुत शानदार कहानी सर। एक और खबर एक भी है और ये है आईटी। एआई के बारे में, क्योंकि एक हवा थी कि अरे इंडियन आईटी कंपनी बहुत लाइक बुढ़े कंपनी है, वो पुरानी सोच में बैठे हैं, एआई के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये टीसीएस में अनाउंस किया था। बट ये देखिए टीसीएस लखनऊ में, नीरज जी का होम टाउन में, यस। एक एआई सिटी जहां पर 30,000 उसकी वर्कफोर्स को डबल करके बना रहे हैं अक्रॉस लखनऊ एंड नोएडा। तो ये यस। एआई रिलेटेड हायरिंग है। तो मैं तब से कह रहा हूं कि इंडियन आईटी कंपनीज को डिस्काउंट मत कीजिए, ये एआई का रेवोल्यूशन में भी शामिल होंगे। और पता है गलतफहमी कहां से आती है, ये लोग एनवीडिया को देखते हैं, ओरेकल को देखते हैं, बोलते हैं कि ये आईटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अरे इनका काम वो नहीं है, इनका काम है एआई का कंसल्टिंग करना कंपनियों के लिए जो एआई को इस्तेमाल करने वाली है, चाहे वो कंज्यूमर में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या बैंकिंग में हो। ये उनको एआई को कैसे इस्तेमाल करने उसके बारे में कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इनको चाहिए एआई की समझ, वो कैसे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और उधर यूजर कंपनीज को कंसल्टिंग के तौर पर ये एआई को शामिल करेंगी। इट डजंट मैटर कि टीसीएस या इन्फोसिस या विप्रो के अंदर एआई कुछ हो रहा है, नहीं। उनको चाहिए जो लोग एआई को समझकर एक क्लाइंट को एआई के बारे में बताएं और एडवाइस दे और इंप्लीमेंट करें एट द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चीज के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 1 GB का उन्होंने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। फिर न्यू वर्कफोर्स को भी हायर कर रहे हैं, और नेचुरली ले ऑफ्स भी होंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स मिडिल मैनेजमेंट जो एआई के लिए तैयार नहीं है, उनको रख के क्या फायदा। तो एक वो नेगेटिव न्यूज आकर इनको कंपनी की शेयर प्राइस पर दब गई थी कि ये ले ऑफ कर रहे हैं, यानी इनको बिजनेस चलाने नहीं आता। नहीं, ये ले ऑफ कर रहे हैं इसलिए कि वो डेड वुड को निकाल रहे हैं, और जो यंग स्मार्ट पीपल एआई रेडी है उनको हायर करके उस कंसल्टिंग का सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और बीच में वो कोई खरीदारी भी, मीडियम साइज एआई कंपनी को खरीद भी सकते हैं, जिसके थ्रू वो ये डोमेन एक्सपर्टीज को गैदर करे और सर्विसेज सप्लाई। तो मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये विनर्स होंगी इवन इन द एआई डोमेन थ्रू एआई कंसल्टिंग। तो इसलिए मेरा भरोसा है कि इनके पास भयंकर कैश है, जिससे वो ये पीरियड को हैंडल कर सकती है, आइदर थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और थ्रू मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट सर। एआई में चांदी भी यूज होती है क्या? एआई में नहीं होती है, एआई में नहीं होती, ईवी में होती है। एआई में आपको चाहिए पावर, इसलिए टेस्ला के एलन मस्क ने अनाउंस किया है ना स्पेस एक्स का भयंकर आईपीओ, क्योंकि वो सैटेलाइट से पावर जनरेट करने वाले हैं, और एआई के लिए पावर का नीड इतना भयंकर होने वाला है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एलन मस्क। एआई का मेन पावर हंग्री है। यस यस। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल चांदी बहुत ज्यादा भाग रही है। एआई में कब आएगा ना कि ईवी में ये सिल्वर यूज होता है, तो सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन में सिल्वर का यूज है, तो इसके लिए उसका शायद एआई के साथ कोई करलेट करे, बिकॉज एआई को भी एनर्जी की जरूरत है। मगर वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मोस्टली टू डू विद ईवी। सिल्वर का ईवी में तो बहुत यूज होता है, पर सिल्वर का ग्रोथ उस यूसेज के कारण नहीं है। सिल्वर का ग्रोथ इसीलिए है कि गोल्ड बहुत बढ़ गया, तो सब लोग हेज कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशियस मेटल सिल्वर को भी लगाते हैं, क्योंकि ये पुअर मैन्स गोल्ड होता है। तो उसका बेसिकली वो प्रेशियस मेटल्स का अट्रैक्शन है, नॉट सो मच द इंडस्ट्रियल यूसेज। ये इंडस्ट्रियल यूसेज एक कहानी है जिसको बनाकर और भी खरीदारी की एडवाइस करते हैं कुछ लोग, मगर जेन्युइनली देखें तो सॉवरेन वेल्थ फंड ये अपना गोल्ड से थोड़ा सिल्वर भी जोड़ रहे हैं, इसके सिल्वर भी बढ़ रही है। बेसिकली इट्स अ काउंटर टू द डॉलर। ये पूरा प्रेशियस मेटल्स का मूव एक डी डॉलराइजेशन का मूव है, डॉलर डिबेसमेंट की वजह से। करेक्ट, काफी ज्यादा इसमें होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी कहानी हमारी आईटी की, जिसमें कि पैसे बने होंगे। एक और सेक्टर सर का पीसीयू बैंक वाला, लेकिन वो हम किसी और दिन डेटा और प्रूफ के साथ सिद्ध करेंगे कि उसमें भी कैसे लोगों ने पैसे बनाए और आगे भी बना सकते हैं। और अर्निंग इस बार जो हम लोग देखेंगे आईटी की, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सर ये तो बहुत ही, मतलब आपने इस बाजार में लोगों का जैकपॉट लगाया जहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था वहां पे कॉन्ट्रा कॉल थी आईटी पे, लोग जब उसकी सारी बुराई कर रहे थे, तो आप कहते कि आईटी में यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए।
तो तीनों सवाल के बहुत अच्छे से जवाब हमने लिए कि मार्केट स्टेबल हो रहा है, एफआई का मूड थोड़ा सा अभी तक चेंज होता हुआ दिख रहा है, मिड और स्मॉल कैप में कंडीशन अप्लाई है कि एफआई बाइंग करे तो हम फिर लार्ज कैप बेच के हम फिर इधर बाइंग करेंगे, और आईटी में तो बिल्कुल अभी एकदम तस्वीर ग्रीन दिख रही है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया इस पे। अब चूंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है सर, और अगले हफ्ते से और ज्यादा लोग कम मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, वॉल्यूम और कम हो जाएगा, और लोग जनवरी के 2-3 तारीख तक छुट्टियां मनाएंगे। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीक का शो करेंगे तो उस समय 1 तारीख आ चुकी होगी, नया साल हम लोग प्रवेश कर चुके होंगे, क्योंकि 2 तारीख को है फ्राइडे। नहीं, उसके पहले एक फ्राइडे होगा ना, 26। हाँ, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि चूंकि नेक्स्ट वीक जो नया साल वाला होगा वो तो नए साल में चला जाएगा, तो ये जो 25 तारीख को है हमारा थर्सडे, 26 तारीख को है फ्राइडे, और 27 तारीख को सैटरडे, 28 तारीख, यानी 28 तारीख को जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको फ्यूचर आउटलुक 2026 ऑन द बैकड्रॉप ऑफ 25, कि पूरे कैलेंडर ईयर 25 में क्या हुआ, उस पर हम लोग देखेंगे कि आगे अब 26 में क्या क्या चीजें बदल सकती हैं और क्या क्या फैक्टर्स हमें रखना चाहिए। और फिर जब हम लोग जनवरी 3 वाला शो करेंगे तो वो स्पेसिफिक पे करेंगे जो कुछ हो चुका होगा सेक्टर्स में। तो ये हमारी योजना है अगले 2 हफ्तों की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजेदार डिस्कशन रहा और लोगों ने पैसे बनाए, ऐसे ही पैसे बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर का भी चैनल है उस पर भी जाता है ये शो, उसको भी आप देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और सर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, उनको भी जरूर पढ़िए, ज्ञान बढ़ता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नेक्स्ट वीक हम लोग। थैंक यू सर।